बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई का। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है पार्ट नंबर 1 वो क्या करे, देख ले। लेकिन पहले ये भी देखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चालू करने से पहले लाल बटन दिख रहा है यहाँ पे सब्सक्राइब का नीचे राइट हैंड साइड पर, तो उसको सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक है, ताकि आप जो है कोई भी नोटिफिकेशन या लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सको। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और ये रहा हमारा पहला टॉपिक, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलो अभी देखो, जो हमने पढ़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियाई में, तो इतना तो हमें पता चल गया कि आपका क्या एक मॉलिक्यूल होता है, एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी के अंदर है ना, उसी के चलते कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता रहता है, इनमें कुछ सीन चलता रहता है अंदर ही अंदर। तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना हमारा, फ्यूज होता है, फ्यूजन होता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कैसा होता है, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और ये रिलीज करता है न्यूक्लियर एनर्जी को। जैसे कि ये फ्यूजन आप देख रहे हो, ये हो कैसे रहे। उससे पहले एक बता देता हूँ। देखो, ये न्यूट्रॉन होता है, ये ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम यानी क्या, कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। ट्रिटियम यानी कितना एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया। हीलियम यानी कितना हो गया, 4 एलिमेंट हो गया। तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है जब भी फ्यूजन होता है। तो अभी क्या लिखा है देखो, यहाँ पे कुछ दिया गया है आपको, ए इज लेस देन 40, हैव लोअर इलेक्ट्रॉनिक, जो इसका होता है एनर्जी होता है, लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है एज कंपेयर टू हेवियर वंस। इफ एनी टू ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई कम सफिशिएंटली क्लोज विद इन अबाउट 1 FM टू ईच अदर, देन दे कैन अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन एंड फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। यानी क्या है यहाँ पर, दो मान लीजिए कम ताकतवर, जो बोलते हैं कम तत्व वाले जो होते हैं आपके यहाँ पर एलिमेंट कोई भी है, इनके सबको दिया है लाइटर न्यूक्लियाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो न्यूक्लिया जो है यहाँ पर, जो है यहाँ पे मान लीजिए 2 लाइटर, एक ये 2 समझ लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा और साथ में न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और ये जो है मर्ज होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएंगे। द हेवियर न्यूक्लियस विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो आप बोलो चलेगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। द हेवियर इलेक्ट्रॉन विल हैव हायर एनर्जी देन दैट द रिएक्टेंट्स। द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस, इन दोनों का जो मास होगा, प्रोडक्ट होगा, विद देयरफॉर बी लोअर देन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। वो क्या होगा, ये लोअर होगा उनके टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट से। जो उनका रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो जो उनका रिएक्टेंट होगा वो उससे क्या होगा, कम होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा, कम होगा ये। एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी रिलीज इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज होगा। दिस प्रोसेस वेर इन 2 न्यूक्लिया फ्यूज टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है, 2 न्यूक्लिया जो है फ्यूज होते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। रिलीज ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो वहाँ पे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। और मर्ज हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, मर्ज, दे आर गोइंग टू परफॉर्म न्यूक्लियर फॉर्मेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ पे फ्यूजन का आपको। चलो अभी हमारे पास आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ इट्स काइनेटिक प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी काइनेटिक और पोटेंशियल समझ लो, बात खत्म कर दो। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू आवर टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक पता है, ½ mv² हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी याद रखना हमेशा, इसका क्या होता है, ZE² अपॉन 4 पाई ईटा नॉट R। ये होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए, ठीक है। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका ऐसा यूनिट में बता चुका हूँ आपको, ये सेम होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। जब आप इसको मैनिपुलेट करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सो
एनर्जी को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका Z²e⁴/8 ईटा नॉट h²n²। अब ये ईटा नॉट कुछ लोग एप्सिलन भी बोलते हैं, तो जो भी मतलब एप्सिलन तो ईटा होता है, तो ये जो है यहाँ पे सबका अपना अपना बोलने का तरीका है। कोई इसको एप्सिलन बोलेगा, कोई इसको ईटा नॉट बोलेगा, ठीक है, कोई परमिटिविटी डायरेक्ट बोलेगा, तो जो आप बोलो वो प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, आप समझ लो उस चीज़ को। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स दैट the electron is bound inside the atom and it has to give energy, so to make the total energy zero। so इसको एनर्जी देना पड़ेगा टोटल एनर्जी को ज़ीरो करने के लिए, क्योंकि जो दैट इज़ टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अगर बाइंडेड है तो उसको फ्री करने के लिए एनर्जी को ज़ीरो करना पड़ेगा। एनर्जी को ज़ीरो करने के लिए जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर उसके एमिशन करना पड़ता है बेसिकली, यानी उसका वैल्यू जो है वो बढ़ना चाहिए, तभी वो जो है यहाँ पर प्लस और माइनस मिलके ज़ीरो हो जाएगा। द एनर्जी इंक्रीजेस बिकम्स लेस नेगेटिव, एनर्जी बढ़ेगा तो लेस नेगेटिव होगा। विथ इंक्रीजिंग इन एन, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है इन्होंने वैल्यू को, और उसका वैल्यू क्या आता है यहाँ पे एनर्जी का, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 एक कांस्टेंट वैल्यू है आपका यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्बिट का क्या लिया है, n = 1 लिया, तो आप ऑर्बिट के हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, K शेल के लिए, L शेल के लिए, M शेल के लिए और N शेल के लिए। इस तरीके से जो है आप ऑर्बिटल वैल्यू जो है N के वैल्यू में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जिसका N का वैल्यू जिसका N का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उस केस में एनर्जी कम हो जाएगा, याद रखना। एनर्जी कम होगा मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन इजीली हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हुआ आपको? कॉन्सेप्ट क्या किया है बेसिकली, यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी निकाला, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कर दिया उसको, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला निकाला यहाँ पर, और उससे पता चला 13.6 Z²eV/n²। n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऑर्बिट के हिसाब से, आपको मिल जाएगा ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। चलो क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एनर्जी का फॉर्मेशन हमने देखा, तो इन टर्म्स ऑफ हम लोग फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखेंगे, HV = me, बाकी का सारा चीज़ वही है, Z²e⁴ 8 ईटा नॉट h², यहाँ पे माइनस कर दो 1/n² - 1/m²। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में, या फिर फ्रीक्वेंसी का भी जो चेंज कर दिया हमने। सो V को कैसे किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/λ में। सो ये आ गया आपका यहाँ पे, ये फॉर्मेशन आ गया, सेम है एज इट इज़, ये कुछ नहीं किया है, कोई नई बात नहीं है, वो ऊपर का ही फॉर्मेशन है, वेवलेंथ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, RH जो दिया है आपको, राइडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट या राइडबर्ग कांस्टेंट आप बोल सकते हो इसको। इसका वैल्यू निकल के आता है जब आप सारी चीज़ों का वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो 1.09 यानी कि 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स निकलता है, ठीक है। 1.1 × 10⁻7। चलो अब ये आ गया आपके पास 1/λ का वैल्यू, ये रहा 1/λ का, RH(z²) डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर दो RH का वैल्यू, मतलब क्या क्या आ गया उसके अंदर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे e⁴ आ गया, /8c ईटा नॉट h³ आ गया, बराबर। जो Z² मिस हो रहा है उसको आप यहाँ पे Z² से मल्टीप्लाई कर दो, सो RZ² बन गया यहाँ पे। तो रिडबर्ग फार्मूला तैयार है हमारे पास यहाँ पर। देखो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका प्रूफ वापस मैं नहीं बताने वाला, प्रूफ इसका हो चुका है ऑलरेडी। जो नए लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा, और आप डायरेक्टली अगर आपको याद भी है तब भी काम हो जाएगा। देखो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, देखो ये वाला चीज़, यस, ये टोटल एनर्जी आपको आपका पता होना चाहिए, बराबर। और आपको यहाँ पे ये इक्वेशन पता होना चाहिए जो कि 13.6 Z²eV/n² है, ये तो आपको पता होना चाहिए, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। या फिर इसका प्रूफ देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा, पूरा प्रूफ इसका अवेलेबल है। चलो तो यहाँ पे ये टर्म आपको समझ में आ गया रिडबर्ग फार्मूला का। सो अभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम किसी भी एटम का बात कर ले, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये जो भी है, इनमें एक चीज़ होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनमें जो है रिक्वायर्ड होती है टू गिव टू एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम टू सेट इलेक्ट्रॉन फ्री।
ये क्यों होता है? ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम को क्यों उनको देना पड़ता है, यहाँ पर उनको फ्री करने के लिए करना पड़ता है। इट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोलते हैं उसको? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। इफ़ वी फॉर्म अ हाइड्रोजन एटम बाय ब्रिंगिंग अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी विथ कंबाइन देम, देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के सामने, ठीक है। क्या बोला आपको? कैलकुलेट द रेडिएशन डेंसिटी ऑफ, ये क्या है आपका? जर्मेनियम है, ठीक है। ये GE जो भी है आपका जर्मेनियम, और इसका आपको दे दिया है यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है? 70 आपको नंबर दे रखा है। क्या दिया हुआ है? 70 आपको दिया है। गिवन इट्स मास टू बी अप्रोक्सीमेटली 69.924, यानी आप उतना ही कंसिडर कर लो। सो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस X विद द मास नंबर A, ये आपको दे दिया RA1/3, ठीक है। सो अभी आपको 1.2 इंटू 10⁻⁻15 पता ही है, यहाँ पे इसका जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो बस अभी आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर देना है 70 टू द 1/3 बराबर 1/3 से आपको यहाँ पे कर लेना है। 70 का क्या होता है? 1/3। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और ये आपका 70 का जो है अपॉन में 1/3 आप कर लीजिएगा। अभी ये कैसे सॉल्व करोगे आप लोग 1/3 को? इसका भी सॉल्विंग मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है कि सॉल्व आपको कैसे करना है। 1/2, 2/2 या फिर ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई है, बराबर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4.95 इंटू 10⁻⁻15। डेंसिटी इज गिवन बाय, यहाँ पे आपको 3m/4πr³ याद रखना है, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है इसका। सो क्या होता है यहाँ पे 3m, देखो m अपॉन इतना तो पता होगा आपको क्या होता है, देखो 4πr³ होता है, ये डेंसिटी का पता है आपको। मास अपॉन वॉल्यूम होता है उसका, तो ये वॉल्यूम उसका ये है, देखो 3/4, या फिर आप बोल सकते हो ये, देखो एक मिनट यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखते हैं। ये 4πr क्या है आपको? क्यूब दिया हुआ है, बराबर। ये 4πr आपका क्या है? क्यूब है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है? 4/3πr³। ये क्या है इसका? यहाँ पे 4/3πr³। ये वाला पार्ट जो है इसका, ये वॉल्यूम वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका? वॉल्यूम है। अभी डेंसिटी क्या होता है हमारा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास को m एज इट इज़ लिख देंगे, वॉल्यूम का क्या वैल्यू है? 4/3πr³ है। सो ये क्या हो जाएगा? 3/4πr³। क्लियर हुआ? ये टर्म कहाँ से आया? क्लियर हुआ आपको? डेंसिटी कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। ये डेंसिटी का डाल दो, वैल्यू ख़त्म कर दो यार। ये 3 इंटू m का क्या वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दो। नीचे क्या है? 4πr³ है, r का वैल्यू दे के रखा है हमको। यहाँ पे r का वैल्यू हमने निकाला ना, यहाँ पे जर्मेनियम का क्या है वो 4.95 इंटू 10⁻⁻15। सो ये डाल दो एज इट इज़, और ये रहा हमारे पास ये वैल्यू। ये मास जो दिया हुआ है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, समझ में आया यहाँ पे। और ये आपको वैल्यू क्या दिया है इसका? मास का अप्रॉक्सीमेटली। सो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको उसको भी। सो ये 3 से मल्टीप्लाई करो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको वैल्यू कितना दिया है? 69.924, और डिवाइड बाय क्या करोगे? 4πr³। r का वैल्यू डाल दो क्यूब से और मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया कैसे किया कि एक और बार बताऊँ? चलो बता देता हूँ, अभी पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। चलो अभी ये पार्ट इतना समझ लो, न्यूक्लियस विद द मास A, नंबर A। हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? Rx इज इक्वल्स टू R0a⁻⁴ बराबर। तो अभी क्या करना है आपको? क्या क्या वैल्यू दिया गया है? देखो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 R0 का हमारा वैल्यू है, क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है। A का वैल्यू 70 है, यहाँ पे देखो दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया है आपको? A का वैल्यू 70 दिया गया है। सो आप डाल दो 70 का वैल्यू, और यहाँ पे क्या दिया है आपको? 3/3 दिया है, बराबर। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 3/3 दिया गया है। तो इसको आप लोग कर लो कैलकुलेट। 70 का 1/3 निकालोगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे? इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.2 के साथ, तो मिल जाएगा आपको 4.95 यहाँ पे। बस बाद में क्या? बाद में सब्स्टिट्यूशन है। ये पार्ट तो अभी बताया आपको डेंसिटी कैसे आया है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आ गया आपका रेडियो एक्टिविटी डीके, रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। सो देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो
क्या हो रहा है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर आप समझने जाए डीके और रेडियो एक्टिव डीके, ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक जो है एटम ले रखा है जिसका नाम यूरेनियम है और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 238 है, बराबर। इसके अंदर क्या बाइंडेड है, यहाँ पे न्यूट्रॉन बाइंडेड है, प्रोटॉन बाइंडेड है और बीटा पार्टिकल है। देखो बीटा पार्टिकल यहाँ पे आपको देख रखा है इलेक्ट्रॉन का। सो डीके मतलब क्या होता है, आप कभी पता नहीं कर सकते हो। ये होता है एक रैंडम प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, एक रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें डीकेइंग होना मतलब कभी आज भी हो जाएगा डीके, कल भी हो जाएगा, परसों भी होगा, हज़ारों साल बाद भी होगा। आप कुछ पता नहीं लगा सकते कौन से भी एलिमेंट का डीके आप नहीं पता लगा सकते कि न्यूक्लियस जो है इसका कब डीके होगा। सो जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, बराबर, ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, आपके अल्फ़ा पार्टिकल बना रहे हैं। और इसमें क्या एमिट हो रहा है, यहाँ पे किस चीज़ का रेडिएशन हो रहा है, यहाँ पर गामा रेडिएशन हो रहा है। ये रेडियो एक्टिव डीके में क्या हो रहा है, यहाँ पे गामा रेडिएशन हो रहा है, बराबर। तो अभी यहाँ पे आता है अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा एमिशन। इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका एमिशन होता है, रेडिएशन एमिटेड का वैल्यू होता है सब चीज़ का। सो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ का आपको वैल्यू दे के रखा है। यहाँ पे टॉप लेवल आप ए से डिनोट करोगे, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ए और जेड से आप डिनोट करोगे। सो एटॉमिक नंबर 0 है, एटॉमिक मास कुछ इस तरीके से लेके रखा है यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरीके से जो होता है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आप देख लो, इसको याद नहीं करना है, आप खाली समझ के ले लो इसको, बराबर। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, A-4 करोगे फर्स्ट स्टेप जो है, और यहाँ पे Z-2 करोगे। सो क्या किया है हमने, 4 अल्फ़ा, और सुपरस्टिशन में हमारे पास क्या है, सुपरस्टिशन क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, नीचे वाले वैल्यूज़ को, कौन सा तो वर्ड है यार मेरे दिमाग से भी निकल गया, चलो कोई नहीं। सो क्या होता है ये वर्ड आपका, देखो ये हो गया आपका AZX, आप बोल सकते हो डायरेक्ट। सो A-4 Z-2 प्लस 4 2 अल्फ़ा आप लिख सकते हो इस तरीके से, या क्या 4 अल्फ़ा 2 इस तरीके से लिख सकते हो आप, बराबर। एक सेकेंड, ये हो गया 4 अल्फ़ा 2 हुआ आपका, बराबर। सो इसमें ये पेरेंट मॉडल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखो ये डॉटर है उसका, ये क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल है। उसी तरीके से यहाँ पे बीटा पार्टिकल है और यहाँ पे क्या है, गामा रे है। क्योंकि अगर ये वैल्यू की वजह से आपका डिफाइंड होता है, 0-1 है तो आपका बीटा पार्टिकल है, 0-0 है तो आपका गामा रे है, बराबर। तो अभी इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पर Z+1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z+ हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -1 है ना, बराबर, समझ में आया। और A-0 करो तो A ही मिलेगा आपको। तो Z+1 A का वैल्यू लिख दिया, X'+0 -1 बीटा लिख दो एज इट इज़। सेम इसमें भी करो तो ये AZX आपका जो है रिएक्टेंट, ये क्या प्रोडक्ट देगा, रिलैक्सेशन होने के बाद ये AZX' देगा प्लस 0/0, ये आपका गामा। सिंपल कैलकुलेशन है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। अभी हम लोग आते हैं लास्ट चीज पर, हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। देखो यहाँ पे डीके में होता क्या, नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई लिया है आपका, अनडीकेड न्यूक्लियाई जो है वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है, और इनिशियली उसका जो है वैल्यू सबसे ज़्यादा है। टाइम के साथ साथ जो है डीके ज़्यादा होता है एलिमेंट, ठीक है। टाइम के साथ साथ सबको यार एक दिन तो जाना ही है, बराबर। सो टाइम के साथ डीके ज़्यादा होता है, तो ये जो है वैल्यू ऊपर से देखो किस तरीके से नीचे आ रहा है। तो ये बात आप समझ लो, ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा, बराबर। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ये N0 का वैल्यू है, तो कुछ टाइम के बाद उसके आधे जो है N/2 वो चले गए, फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद इसके आधे गए, इसके आधे गए। अब देखो इसको हाफ कर दो तो ये N/4 मिलेगा, इसको हाफ कर दो तो N/8 मिलेगा, इसको हाफ कर दो, सबको हाफ हाफ करते जाओ। तो देखो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका जो है हाफ नंबर्स जितना भी है हाफ ऑफ समझ में आ गया आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि टाइम देखो डबल होते जा रहा है, T का 2T हुआ, 3T हुआ, 4T हुआ, 5T हुआ, वैसे ये जो चीज़ है ये हाफ होते जा रहा है। यहाँ पर टाइम जो है बढ़ते जा रहा है +T से, यहाँ पर ये हाफ होते जा रहा है हर एक पॉइंट पर, और एक पॉइंट पे आने के बाद वो 0 हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीके कर्व फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डीके कर्व फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली जहाँ पर जो है डीके होता है आपके न्यूक्लियस का,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP इसको मार्क कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या आप लिखोगे तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, क्या होता है डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटते जाना, इंटीग्रेट मतलब जुड़ते जाना। तो एक ऐसा रेट जहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली proportional to the number of undisintegrated nuclei present in the sample at that instant। सीधी भाषा में कहे तो ये जो न्यूक्लियस है आपका, ये डिसइंटीग्रेशन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट, यानी कि जो डिसइंटीग्रेटेड और अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई है दोनों भी जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। चलो इन द सैंपल यहाँ पे देखो dN/dt लिया हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लिया है, कांस्टेंट निकाल दो तो माइनस लैम्बडा लिख देना वहाँ पर। व्हेन n इज द अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी डिस्टेंट इंस्टेंट t एंड dN/dt इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। n का मतलब क्या है अनडिसइंटीग्रेटेड है, लेकिन dN/dt कर दोगे तो क्या हो जाएगा वो डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। समझ में आया, क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे अपना खत्म होता है अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। यहाँ पे डीके टाइप अल्फा बीटा गामा देखा हमने, न्यूमेरिकल एक देखा, साथ ही हमने समझा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देखा, आपको दो वैल्यू यहाँ पे अगेन बोल रहा हूँ एनर्जी का याद रखना है, टोटल एनर्जी और ये वैल्यू जो है आप याद कर लो दोनों भी, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन हमने देखा, फर्स्ट टॉपिक हमारा फ्यूजन भी क्लियर हो गया। फ्यूजन में क्या होता है यहाँ पे दो छोटे छोटे जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, ये क्या फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये फॉर्मेशन होके अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें रिलीज होता है न्यूक्लियर एनर्जी, रिलीज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई बच्चा, तो थैंक यू आज के इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, सभी बच्चों के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और जाने से पहले एक चीज़ बोलूँगा कि कोई भी कमेंट हो तो अपना 24/7 ओपन है, कोई भी कमेंट हो, डाउट हो तो इंस्टा पर भी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप, इंस्टा पे भी पूछ लेना, कोई बात नहीं, रिप्लाई मैं दे दूँगा आपको वहाँ पर भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।